को लॉकडाउन में जब रखेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किलात आएंगे। जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है ये हिट हो रही है। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transmission. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खास बात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ शख्सियात को हम आपके सामने रूबरू कराते हैं और मुख्तलिफ़ मौजू पे बात करते हैं, हालात के हवाले से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में अगर हम बात करें, हम जम्मू कश्मीर में ट्रेडिज़म पे बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मेरे मेहमान जो आज है वो ट्रेड यूनियन में भी रहे हैं, वो सियासत में भी रहे हैं, वो एक्स कह सकते हैं टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ईजैक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फिर उन्होंने सियासत की और अभी जो एक सिविल सोसाइटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम वानी मेरे आज के मेहमान हैं। क़य्यूम साहब, मेरे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा ये सवाल है सबसे पहले आपसे कि अब्दुल क़य्यूम वानी आज है कहाँ पे? पास्ट की अगर हम बात करें, आपका पास्ट टीचर्स फोरम से लेकर सियासत तक, और आज की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है अब्दुल क़य्यूम वानी? देखिए, जब मैं एम्प्लॉयज़ एजुकेशन कमेटी का प्रेसिडेंट था, टीचर्स फोरम का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। टीचर्स फोरम को मैंने 92 से मैं 2019 तक उसका चेयरमैन रहा। ईजैक का मैंने 2003 से बराबर 2019 तक मैं उसका प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैंने फरवरी 2019 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। मैं समझता हूँ मेरे लिए एक हादसा था। जल्दबाजी में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन पॉलिटिक्स के पीछे जो इंटेंशंस थे वो नेक थे। If that would have been materialized, I would have created history in the Parliament of India so far as the resolution of the political and human issue of Jammu Kashmir is concerned. लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद जब मैं जेल गया, जेल के बाद वापस आ गया, और दिल्ली के पार्लियामेंट में जो 5 अगस्त को फैसला हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और 5 अगस्त का जो फैसला था, हमारे जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, हमारा झंडा नहीं रहा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रही, हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, तो उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। जेल से आने के फ़ौरन बाद 10 दिनों में मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस सियासत को खैरबाद कहूँगा, एहतिजाजन, क्योंकि रियासती अवाम के साथ ज़्यादती हुई, उनके जज्बात, उनके एहसासात के साथ ज़्यादती हुई, उनके सियासी हुकूक, उनके समाजी हुकूक, उनके इक़्तिसादी हुकूक, उनके रिसोर्सेज पर डाका डाला गया। उसके खिलाफ मैंने एहतिजाजन सियासत से मतलब फॉर एवर रिजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि हम सिविल सोसाइटी बनाएं। उसके बाद मैं इस पे आऊँगा। आप ट्रेड के साथ थे, टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी। जिस टाइम आपने सियासत ज्वाइन की, आप उस वक्त सर्विस में थे, आपने रिज़ाइन किया, नौकरी छोड़ी, एक पोस्ट छोड़ा, उसके बाद आपने सियासत की। उस टाइम का फ़ैसला कैसे लिया आपने, और आज आपका फ़ैसला, खुद का ही फ़ैसला आप गलत मान रहे हो कि आपने जल्दबाजी की, तो उस टाइम क्यों फिर आपने वो फ़ैसला लिया कि नौकरी छोड़ के आप सियासत ज्वाइन? देखिए, उस टाइम मैंने ये सोचा था, मैंने अभी भी आपसे कह दिया कि जो इंटेंशंस मेरे फैसले के पीछे थे वो अवाम के मुफाद में थे, अवाम के जज्बात के मुताबिक थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं जा सका, लोगों ने एतमाद नहीं दिया, क्योंकि लोगों को मेन स्ट्रीम वालों से उतनी हमदर्दी तो नहीं, नफरत है। लोगों ने मुझे भी उसी पर्दे में तोला, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं जा सका। अगर मैं पार्लियामेंट में गया होता, मैं वसूख से कहता हूँ और सीना ठोक के कहता हूँ, I would have created history so far as the resolution of the Kashmir issue is concerned, the political and human issue of Kashmir is concerned. लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद मैं सियासत में था 11 महीने के अरसे में 5 महीने में एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा, 6 महीने में जेल रहा। लेकिन जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तो मैंने सोचा जो मेरा फैसला था सियासत में आने का वो गलत साबित हो गया, क्योंकि 5 अगस्त जिस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, जिस अनपार्लियामेंट्री तरीके से यहाँ के 35A को ख़त्म किया गया, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई, यहाँ के मुस्लिम अक्सरियती किरदार को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो मैंने सोचा जो मेरा सियासत में आने का फैसला है ये फैसला सही नहीं था, ये फैसला गलत है। ये फैसला सही भी हो सकता अगर आप सियासत में रह के भी अपनी आवाज़ बुलंद रख सकते थे। एक वॉइस जो आपकी है, अब्दुल क़य्यूम वानी एक वॉइस है, ये चल सकती, आपकी आवाज़ रह सकती थी। मगर क्विट करने का फैसला क्यों लिया आपने? फिर क्विट करने का फैसला मेरा एहतिजाज था, जो पार्लियामेंट में हमारे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, 35A को एब्रोगेट किया। वो सियासत छोड़ने का फैसला मैंने ये किया, मैं दूसरों के गुनाहों को अपने कंधों पर उठाने और बोझ नहीं ले सकता।
मेरा अपना फैसला था। आज मैं बस्ती सिविल सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से मुझे लाइक माइंडेड लोग, हमारे डॉक्टर्स हैं इसमें, इंजीनियर्स हैं, एक्स ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, हमारे वकला उसमें हैं, बहुत सारे लोग हैं नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर। और जो हमने अब ये सिविल सोसाइटी बनाया है दैट इज प्योरली ऑन नॉन पॉलिटिकल बेसिस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं, चाहे इलेक्टोरल प्रोसेस हो चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस हो। हम बिल्कुल सिविल सोसाइटी के हिसाब से हम यहाँ के ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ, लिक्वर सेल के खिलाफ, समाजी बिदात के खिलाफ, उसके बाद जो हमारे अगर हमारी रियासती अवाम के सियासी हुकूक पर डाका डाला जाएगा, इक़्तिसादी हुकूक पर डाका डाला जाएगा, समाजी हुकूक पर डाका जाएगा, हमारे कल्चर को हम कल्चरल हुकूक पर डाका डाला जाएगा, हमारे रिसोर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। सब तो हो रहा है, ये तो मैंने तो आवाज़ उठाई, आप देख लीजिए। जब यहाँ के लिक्वर शॉप्स खोलने की बात हुई, अब्दुल कोयूम वानी वाज द फर्स्ट मैन हु रिएक्टेड। जहाँ डोमिसाइल की बात हुई, मैंने रिएक्ट किया। जहाँ हमारे वो डिगिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिया गया, मैंने रिएक्ट किया। आप देख लीजिए बाहर के बिहारी मजदूरों को यहाँ पैंडमिक के दौरान और कोविड-19 के दौरान हम तो यहाँ मर रहे थे, उनको ब्लड टेस्ट लाया गया, मैंने आवाज़ उठाई। यहाँ जो भी समाजी बिदात के खिलाफ या यहाँ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने तो सिविल सोसाइटी का मकसद ही मैं अपने ज़मीर के मुताबिक चलना चाहता हूँ। जब तक मैं सियासत था आई वाज फीलिंग माई सेल्फ इन द हेल, और आज मैं खुद भी मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर भी मुझे मुतमईन है। आपको पार्लियामेंट मैंडेट दिया गया है, कुछ जो आपके साथी है उनका ये कहना है कि अब्दुल कोयूम वानी महबूब मुफ्ती के काफ़ी नज़दीक था, इसी वजह से शॉर्ट टर्म में आपको मैंडेट भी मिला। और फिर लोगों ने ये भी बातें की कि महबूब मुफ्ती के साथ दूरियां पैदा हुई अब्दुल कोयूम वानी की बातों में, उसकी वजह से आपने पीडीपी छोड़ दिया, अपनी पॉलिटिक्स क्विट कर दी। कोई दूरी नहीं, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, कोई सियासी दूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने तो सिर्फ फैसला इसलिए किया जो पार्लियामेंट ने 5 अगस्त का फैसला किया, उसी वजह से, क्योंकि मेन स्ट्रीम जमातों ने जो गुपकार डिक्लेरेशन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, गुपकार डिक्लेरेशन के वक्त भी मेन स्ट्रीम जमातें जो वहाँ मिली, उन्होंने बैठी, उनको प्रोग्राम देना चाहिए था उस वक्त। उन्होंने उस वक्त अमन की अपील की, तो फैसला कुछ हुआ ही नहीं था, लोग सड़कों पर नहीं आए थे, अमन की अपील उस वक्त की थी, आप अमन में रहे, तो उस वक्त भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से, अपने ज़मीर के मुताबिक, जितना मुझसे हो सके, कम भी हो सके, लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक, अगर जुल्म हो जाए रियासती आवाम के पास, रियासती आवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही, उसके हवाले से अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी सिविल सोसाइटी को लेके, अपने लाइक माइंडेड लोगों को लेके अपनी आवाज़ उठाऊँ, अपना रोल निभाऊँ, क्योंकि मैं लोगों के सामने उसी हवाले से जवाब दे रहा हूँ। आप सियासत से आपकी नाराज़गी है कि सियासतदानों से आपका जो कैरियर है, जहाँ पे आपने नुमाइंदगी मुलाजमों की, चाहे हम पहले टीचर्स फोरम की बात करें, फिर इजेक की बात करें, क्या आप मानते हैं कि वहाँ पे आप कामयाब रहे, वहाँ पे जो कुछ आप अचीव करना चाहते थे आपने वो अचीव किया? देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती और अल्लाह का इसमें करम है। जब से मैं ट्रेड यूनियन में आया, इनकलाबी ट्रेड यूनियन मैंने चलाई। जितने रियासती मुलाजमिन के बड़े बड़े मामला थे, चाहे 6th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन था, RT 40,000 RTs को मैंने उनके पोस्ट क्रिएट करवा दिए, बाकी कंटेंजेंट पेड का मामला था, डेलीवेजर्स के लिए मैंने 2 बार वहाँ कैबिनेट डिसीजन करवा दिया। मुलाजमों को मैंने अपने बच्चे समझ रहा था और वो अपनी फैमिली समझ रहा था। जितना मैंने ट्रेड यूनियन में कामयाबियाँ हासिल की, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो टीचर्स फोरम हो, चाहे वो EJEC हो, मुलाजमों के, और मैंने जानदारी से काम किया। मैं आप भी, आज मैं ट्रेड यूनियन में नहीं हूँ, आप किसी एक मुलाजिम से पूछो कि अब्दुल कोयूम वानी ने 20 साल ट्रेड यूनियन कैरियर में किसी से 5 पैसा लिया। मैंने दयानतदारी से अपना पैसा लगा के और अपनी आपको हलाकत में डाल के सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, और सियासत व ट्रेड यूनियन में यही, क्योंकि मैं क्यों वापस आ गया इस सियासत व ट्रेड यूनियन की जब आपने बात की, क्योंकि जब मैं ट्रेड यूनियन में था तो फैसला मेरा अपना चलता था। मैं जो बाहर कहता था वो अंदर भी कहता था, जो अंदर कहता था वो बाहर भी कहता था। मैं जलसे में जो बात कहता था वो चीफ मिनिस्टर के टेबल पर भी वही बात कहता था। मैं चीफ मिनिस्टर के टेबल पर जो बात कहता था वही मुलाजिमों को भी वो बात बताता। ये डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिकल, डबल स्टैंडर्ड वाली बात मैंने, सियासत में आपने डबल स्टैंडर्ड मैंने देखा, और डबल स्टैंडर्ड के साथ अब्दुल कोयूम वानी को नफरत है। मैं और उनके गुनाह अपने कंधों पर ले जाना नहीं चाहता हूं। आप ये मानते हैं कि बात करने का हक नहीं मिलता है जब आप सियासत की बात करें? देखिए, बात करने का हक, जो लोगों के पास ये बदकिस्मती है रियासत जम्मू कश्मीर में, यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो उनका पॉलिटिकल बिलीफ है उस पर नहीं चलते हैं। जो भी पार्टी है, इलेक्शन में देखिए, अगर इलेक्शन में आप देखेंगे, इलेक्शन में मैंने भी इलेक्शन लड़ा, मैंने भी तकरीर देंगे, लेकिन जो मैं ट्रेड यूनियन में बात करता था वो मैंने इलेक्शन में भी की, वो मैंने आज भी की, और सिविल सोसाइटी में भी बात करता हूँ। कोई डुप्लीकेसी मैंने कभी नहीं दिखाई, न मेरी किसी बात में डुप्लीकेसी होगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पॉलिटिकल बिलीफ है, खौफ के मारे वो क्यों डर रहे हैं, वो बात क्यों नहीं कर सकते?
ठीक है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, डर किस बात का है? एब्रोगेट किया गया, इलीगली एब्रोगेट हुआ। आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया, नाइंसाफी रियासती आवाम के साथ, हमारे जज्बात के साथ खेला गया। क्यों डर रहे हैं लोग? क्यों पॉलिटिशियन डर रहे हैं? 4 बार चीफ मिनिस्टर हैं लोग, 2 बार 3 बार चीफ मिनिस्टर हैं, कैलकुलेटेड बयान देते हैं कहीं हम जेल न जाएं। जेल जाने में क्या है? मैंने बस ट्रेड यूनियन में मैं जेल गया, 50 बार जेल गया, मुझे बहुत बार बहुत सारी दफात भी मुझे लगाया गया और जेलों में कोई जेल नहीं था। कोट गलवाल है, बारामूला जेल है, कुपवारा जेल है, श्रीनगर जेल है, मैं जेलों में गया। हक बात कहना हमारा हक है, और जो चीज़ें आईनी तौर हमारी आर्टिकल 370 35A को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वो थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ छेड़छाड़ की गई, वो भी उस तरीके के साथ सब जुडिशस था सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पार्लियामेंट में एब्रोगेट किया गया। ये एब्रोगेट करने का हक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं। इसके पीछे जो साजिश है हम उसको कहते हैं, ये हमारे लोगों के खिलाफ है, हमारे जज्बात के खिलाफ है, हमारे उसूलों के खिलाफ है। यहाँ पोलिटिकल ऑनसुलाट है, कल्चरल ऑनसुलाट है। मैं डंके की चोट ये बात कहता हूं, और सिविल सोसाइटी के हवाले से भी इस बात करने मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जहां अब्दुल क़य्यूम वानी जो मुलाजिम लीडर्स से आप आए, आपने सियासत शुरू की, तो एक माहौल जैसा बन गया था कि अब्दुल क़य्यूम वानी को आप जीत भी सकते हैं क्योंकि आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ट्रेड में रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मुलाजिम हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पॉलिटिकल लीडर, आप दिल बर्दाश्ता हो गए और आपने सियासत छोड़ दी। नहीं, वो नहीं है। मुझे लोगों के जज्बात, क्योंकि सेंटिमेंट जो लोगों का है, जो भी लीडर हो, जो भी यहाँ का मतलब कश्मीरी हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसके पास हो, वो लोगों के सेंटिमेंट्स का एहतराम करे, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ हमारी वाबस्तगी होनी चाहिए। अगर हम लोगों के सेंटिमेंट्स का एहतराम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हमें कोई दावा करने का, लीडर का दावा करने का कोई हक नहीं बनता है। वो चीज़ नहीं है। मैंने सिर्फ एब्सोल्युटली सिर्फ इस लिहाज से ये किया गया क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे हुकूक पे डाका डाला गया। इन हुकूक पे डाका डाला गया। आप ये बात असेंबली में भी जाके कर सकते थे, दोबारा से अगर आप कोशिश करते पार्लियामेंट में भी जाके कर सकते। एक सिविल सोसाइटी के आपने बनाई सिविल सोसाइटी, उसके जरिए बात करना, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, सिविल सोसाइटी में जो सिविल सोसाइटी होती है, इसका एक बड़ा रोल होता है। ये विसल ब्लोअर भी होते हैं और ये हर एक चीज़ पे बात कर सकते हैं। इनको नहीं, बात करने का क्या फायदा? जब देखिए कुछ तो मिलना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पार्लियामेंट जाते, अगर आप असेंबली जाते, आप एक वॉइस है, अब्दुल क़य्यूम वानी की आवाज़ है, तो शायद आपकी आवाज़ असर करती पार्लियामेंट में जाके, असेंबली में जाके। तो जल्दबाजी में फैसला क्विट करना और सिविल सोसाइटी बनाना, क्या हमने पास्ट में सिविल सोसाइटी यहाँ पे देखी है, तो क्या इम्पैक्ट रखता है सिविल सोसाइटी? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी झंडा और डंडा लेके कोई जाए तो उसकी बात चलेगी। अगर जिसके साथ लोग हो, लोगों के सेंटिमेंट्स हो, उसके पास सबसे बड़ा पावर है अवामी ताकत। अगर कोई रियली और हकीकी मानों में आवाम के जज्बात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, आवाम का एतमाद इसमें हो, चाहे सिविल सोसाइटी में हो, चाहे वो बार में हो, चाहे वो किसी ह्यूमन राइट्स लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, उसकी बात में वजन होता है। वो प्रेशर टैक्टिक्स करता है, वो तो अपनी बात को किसी भी कीमत पर मनवा सकता है उस हवाले से, और डिसीजन भी उसका अपना होता है। और पॉलिटिक्स में एक बात है, क्योंकि अब मैंने आपको भी कहा, पॉलिटिकल बिलीफ पर लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल बिलीफ है। वोट तो देते हैं, नहीं, वोट तो देते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे उस अंदाज में वोट नहीं देखते हैं। उस अंदाज में नहीं, तो सरकारें बनती है, सरकारी बनती है, और लोग इस वक्त भी चाहते हैं कि सरकारी बनाएं। मैं ये कहूंगा कि अब्दुल क़य्यूम वानी मुतासिर हुए थे ना किसी सरकार से, जो ही आपने फैसला लिया सियासत में आने का, आप तो मुतासिर थे किसी शख्सियत से जिसकी वजह से आपने कहा था कि मैं सियासत में आऊंगा। पॉलिटिकल बिलीफ था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, उनका पॉलिटिकल बिलीफ था जो मुझे उन्होंने कहा दिया। जो मसला कश्मीर एक इंसानी और सियासी मसला है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मसले को हल करने के ब्रिज के हिस्से से काम करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक का पॉलिटिकल बिलीफ ये था, वो उनका जो है ना, वो सेल्फ रूल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जितने भी यहाँ के रिसोर्सेज, बाकी चीज़ें, उनका हम दिफा करें। उस पॉलिटिकल बिलीफ को देख के मैंने सोचा था कि मैं इस पार्टी में ज्वाइन करके अगर मुझे मौका मिला तो मैं एज ए सन ऑफ द सॉइल, मैं हकीकी मानों में ये दिखाऊंगा दिल्ली के पार्लियामेंट में कि कोई कश्मीरी गैरत के लिहाज से, गैरत के हवाले से गैरतमंद होके पार्लियामेंट में वो बात कहता था जिस बात को कश्मीरी लोग सुनना चाहते हैं, और आईनी तरीके से बात। क्या इन चीज़ों से पीडीपी मुकर गई, आप ये मानते हैं? मैं मुकरने की बात नहीं करता हूँ। कौन मुकरा कौन नहीं मुकरा ये वक्त फैसला करेगा, क्योंकि अब बड़े इम्तिहान में रियासत के अवाम लोग, रियासती जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त फंसे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेन स्ट्रीम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो। इस वक्त लोगों की नजरें सबों पर। वानी साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 5 अगस्त के बाद यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप
कई जेलों में बंद हो गए, कई को घरों में नज़र बंद किया गया। अब जो भी जेलों में बंद रहे, उसके बाद जो ही उनको रिहा किया गया, जो पहले उनका ट्यून था और जेल से आने के बाद जो ट्यून था वो काफ़ी तब्दीली थी उसमें। कई लीडरान ऐसे हैं जो क्विट भी कर गए, कई लीडरान उन्होंने खामोशी इख्तियार की। ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल क़य्यूम वानी से भी कहा गया कि आप कोई पॉलिटिक्स क्विट करो और आप घर बैठो, वो बांड जो वहाँ पे लिखना होता है आपने वो लिखा है। देखिए, अब्दुल क़य्यूम वानी ने ज़िंदगी पर किसी बांड पर दस्तखत नहीं किया। अब्दुल क़य्यूम वानी ने दो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं की, न मैंने खौफ एक्सेप्ट किया, न मैंने लालच एक्सेप्ट किया, न मैंने ज़िंदगी में कभी बांट दिया। बस ट्रेड यूनियन लीडर भी सियासत की बात ही नहीं। आई वॉज द ओनली मैन इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसने रिएक्ट किया है आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के खिलाफ, जिसने रिएक्ट किया 35A के खिलाफ। जो बाकी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने घरों में बैठे थे, किसी ने अब तक नहीं किया। मेरा तो ये मानना है कि मैंने रिएक्ट भी किया, रिजल्टमेंट भी दिखाई जो ही जेल से निकला। तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं कि मैं जेल से निकला मुझे वापस जेल ले जाएंगे, उस चीज़ का मुझे कोई खौफ नहीं है। उसके बाद जो भी आप देख लीजिए, हिस्ट्री गवाह है, आपका मीडिया गवाह है, इन महीनों में जब भी कोई मामला हुआ, अब्दुल क़य्यूम वानी वाज द फर्स्ट मैन हू रिएक्टेड। चाहे कुछ भी हुआ, चाहे डिगिंग का मामला हुआ, शराब का मामला हुआ, डोमिसाइल का मामला हुआ, जो भी मामला हुआ, कोविड पर कोई बात हुई, तो मैंने हर मामले पर रिएक्ट किया। खौफ खाने वालों में से मैं नहीं हूँ, न मैंने ज़िंदगी में खौफ खाया। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक चलता हूँ और आज मेरा ज़मीर मुतमईन है। आई एम नॉट इन द पॉलिटिक्स, आई एम फीलिंग माई सेल्फ आउट ऑफ हेल। और मैं चाहता हूं कि आज मैं मुतमईन हूं, जो मैं बात करता हूं अपने ज़मीर की बात करता हूं, और आगे भी इंशाअल्लाह रहमान जो भी बात करूंगा, जहां भी रिएक्ट करूंगा, अपने ज़मीर के मुताबिक करूंगा, लोगों के जज्बात एहसासात के मुताबिक करूंगा। तो आपको ये नहीं कहा गया कि जब आप जेल से आए कि आप सियासत छोड़ दो, आप ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारो? वो तो बात ही नहीं है। किसमें हिम्मत थी वो मुझे कहता आप सियासत छोड़ो, आप हमारे डिक्टेशन पर चलो। अब्दुल क़य्यूम वानी किसी के डिक्टेशन पर ना आज तक चला है, ना आपके बाद चलेगा, ना आज तक चला हो, नहीं इससे पहले चला था। मेरी डिक्टेशन मेरा ज़मीर मुझे देता है। जो मेरा ज़मीर, अल्लाह रसूल गवाह है, ये मेरा ज़मीर का फैसला था। मेरे ज़मीर ने मुझे कोसा है कि आपका जो फैसला था सियासत में आने का, ये फैसला सही नहीं था। क्योंकि जो आपने 5 अगस्त को देखा कि किस तरीके से रियासती आवाम के जज्बात और एहसासात के साथ खिलवाड़ किया गया, मैंने ये देखा, वो फैसला मैंने उस चीज़ को देख के मैं समझता था वो फैसला गलत हुआ। और जो बाद में मैंने फैसला किया वो मेरा ज़मीर का फैसला था। आई स्टैंड विद दैट। अच्छा, जो ही आप निकले, क्या पीडीपी ने अप्रोच नहीं किया आपके साथ, कोई बात नहीं की कि आप क्यों निकल रहे, क्या रीज़न है? देखिए, बातें हुई, लेकिन मैंने यही उनको कह दिया कि जो फैसला मरकजी सरकार ने रियासती आवाम के हवाले से किया, मुझे लगता है कि मैं शेक हो गया उस फैसले से। मुझे उस फैसले के खिलाफ में रिएक्ट करना चाहिए। उस वक्त किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उस वक्त किसी ने, आप कहते हैं कि लोगों ने क्विट किया, किसने क्विट किया मेन स्ट्रीम में? आई एम द ओनली मैन इन द मेन स्ट्रीम हु क्विटेड द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। वो खामोश है, मगर वो क्विट के बराबर ही, क्विट के बराबर ही। खामोश जो लोग बैठे हैं वो देखते हैं कहीं से सुराख मिले, उनको भागने का मौका मिला, कब उनको इक़्तिदार मिले। खामोशी क्या मतलब है? क्यों खामोश है? आज तक इक़्तिदार में रहे, आज तक मजा लिया है सब लोगों ने, आज तक लोगों पर राज किया, आज क्यों खामोश हैं? बात क्यों नहीं कर सकते हैं? जो आज खामोश रहेगा वो भी मुजरिम है, जो बात नहीं करेगा वो भी मुजरिम है। अच्छा, पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद कई सवालात जहन में आए लोगों के, मीडिया ने आपके साथ बात की, तो महबूबा मुफ्ती के मुतल्लिक आपने कई बार स्टेटमेंट्स उस हवाले से दिए। तो क्या लग रहा है आपको कि मौजूदा हालात जो है, जिस पे आप बार बार बात कर रहे हैं, आप ट्वीट के ज़रिए भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं कि जो हालात बने हैं, और मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती के हवाले से कई बार आपने जो बयान दिए हैं। देखिए, जब से मैंने ट्वीट किया, मैंने कोई बयान नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती के साथ मेरी कोई इख्तिलाफात नहीं है। बस पार्टी में था, मैंने उसको पार्टी लीडर तस्लीम किया था। पार्टी छोड़ के मैंने सियासत को खैरबाद किया है, फॉर एवर खैरबाद किया है। मैं सियासत की बात अब सुनना नहीं चाहता हूँ। इतना मैंने समझता हूँ, मुझे पता नहीं हुआ क्या है। मैं इरिटेट होता हूँ जब मुझे कोई कहता है कि आप पॉलिटिक्स में थे या पॉलिटिकल लीडर के बारे में कमेंट करो, वो चीज़ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि जो मेरा फैसला था वो फैसला जल्दबाजी में मेरा फैसला था और फैसला अच्छा नहीं था। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप सिविल सोसाइटी बनाई, आपने उन लोगों को चुना जो शायद सियासत की तरफ जाना चाहते थे, और आप एक नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। ये भी अब यहाँ बातें हो रही है, शायद आपने खुद भी देखा सोशल मीडिया पे जिस तरह लोग रिएक्ट कर। देखिए, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अल्लाह हाजिर नाजिर रखकर, जब तक मैं जिंदा हूँ सियासत में कभी कदम नहीं रखूँगा।
اور جب تک میں زندہ ہوں بستی سول سوسائٹی, بستی عام آدمی, بستی عبدالقیوم وانی ظلم, جبر, ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا رہا. تو اس کے لیے تو آپ پالیٹکس میں نہیں آؤ. اس کے خلاف تو آپ لڑ سکتے ہیں پالیٹکس میں آگے. اگر آپ نے اپنی جو سول سوسائٹی بنائی ہے, اگر آپ پارٹی بھی بنانا چاہتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک میں زندہ ہوں. ایک سول سوسائٹی پلیٹ فارم اگر یہاں مضبوط پلیٹ فارم مورجی وجود میں آئے, لوگ اس کو سپورٹ کریں, لائک مائنڈڈ لوگ اس میں آئیں, نان پولیٹیکل غیر سیاسی لوگ اس میں آئے, وکلا حضرات, دانشور حضرات, ڈاکٹر, باقی ریٹائر ٹریڈ یونین لیڈر اس میں شرکت کریں, یہ ایک بہت مضبوط پلیٹ فارم بن جائے گا. اور یہ ڈکٹیٹ کرے گا یہ پلیٹ فارم ہر حال میں, اور جو بھی جاتیاں ہو جائے اس کے خلاف یہ آواز اٹھائے گا. وانی صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا میں, جہاں ان حالات کی ابھی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ مین سٹریم پولیٹیشنز یا باقی جو پولیٹیشنز ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں, حالات کے حوالے سے کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کسی کی بات سنی نہیں جا رہی ہے, کسی کو مانا نہیں جا رہا ہے, تو سول سوسائٹی میں رہ کے بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سننے یا ماننے کی بات نہیں ہے. جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے اس کو ریئیکٹ کرنے کا جس میں ہمت ہے وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے. ہم بات کر سکتے ہیں, بات کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا. ہم پر ظلم کیے جائیں گے, ہم کو بند کیا جائے گا, ہم کو دباؤ کیا جائے گا, لیکن جس کا ضمیر زندہ ہو وہ ہر حال میں بات کرے گا, ہر حال میں ریئیکٹ کرے گا. امپیکٹ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ وقت فیصلہ کرے گا. نہیں, آپ حالات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, مطلب جس طرح آپ نے پہلے سٹارٹ کیا کہ جو کچھ بھی جموں کشمیر کے ساتھ ہوا 5 اگست کو, آپ نے اس کے حوالے سے ریئیکٹ کیا. جب جیل سے باہر آئے جو لوگ آپ کے ساتھ ملے انہوں نے اس حوالے سے بات کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا مؤثر آواز بن سکتی ہے, وہ آواز بن سکتی ہے جو شاید پارلیمنٹ کے ایوان میں جائے, یہاں اسمبلی کے ایوان تک جائے, یا لوگوں کے لیے یہ ایک بہتر آواز بن سکتی ہے؟ نہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ جائیں گے نہ ایوان میں جائیں گے, یہ لوگ سڑک پہ اپنی بات کو منوائیں گے. انشاءاللہ الرحمن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس کی ایک مؤثر آواز ہوگی جو ڈکٹیٹ کرے گا, اور سڑک پہ جا کے اپنے معاملات کے حوالے سے ریزنٹمنٹ کرے گا, احتجاج کرے گا اور منوانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید جو آپ ملازموں کے حوالے سے جو آپ نے پروسیس کیا, جو آپ نے رول وہاں پہ نبھایا, آپ اس چیز کو لے کر اور سول سوسائٹی کو لے کر شاید ایک ہی جو لائن ہے وہی کھینچ رہے ہیں. ہاں بالکل, نان پولیٹیکل بیسس پر ہم ایک مضبوط پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جو لوگوں کی آواز بنے اور لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ہر حال اور وہاں آپ ملازموں کی نمائندگی کر رہے تھے, یہاں کو آپ کو عوام کی نمائندگی کرنی ہے. آؤٹ کم کیا ہے, آؤٹ کم کی ہم بات عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں, ملازم بھی ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ملازم عوام سے باہر نہیں ہے, کیونکہ ملازم اور عوام ایک ساتھ ہیں, ایک سکے کے 2 رخ ہیں. عوام کو تکلیف پہنچے, ملازم کو بھی تکلیف. میں آؤٹ کم کی بات کر رہا ہوں. آؤٹ کم تو تب نکلے گا جب ہم کوشش کریں گے. کوشش ہم نے شروع کی ہے, پلیٹ فارم ہم نے بنوایا. جب ہم نے پلیٹ فارم بنایا اس کے بعد کووڈ-19 کا معاملہ آ گیا, سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ آ گیا, کیونکہ ہم مل نہیں پا رہے ہیں. ہمارے لوگ ہم سے جڑے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے. بہت سارے لوگ انٹلیکچوئلز, بہت سارے دیانتدار جو مجھ سے بھی اچھے لوگ ہیں, جو مجھ سے بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. صرف مجھے اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آپ خود چلا رہے ہیں کہ کوئی اور چلانے والا ہے؟ نہیں, میں چلاتا ہوں. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں سول سوسائٹی کو چلانے. سول سوسائٹی میں چلانے ہمارا ایک پریزیڈیم ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, ہم مل بیٹھ کے فیصلے لیتے ہیں, اور میں چیئرمین ہوں, میرا بھی اپنا رول ہے, اور باقی لوگ اس میں جو سینئر لوگ آئے ہیں, وکلا ہیں, دانشور ہیں, سینئر ٹریڈ یونین جن کا ایک اچھا پاسٹ رہا ہے, ماضی اچھا رہا ہے, حال بھی اچھا ہے, تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ اور اکٹھے جو بھی فیصلہ. ابھی تو یہ مان لو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے اور ٹویٹ کے ذریعے جس طرح آپ کر رہے, جب آپ گراؤنڈ پہ آئیں گی, ایکٹیویٹیز ہوگی, تو چلنا مشکل ہو جائے گا. کہاں سے چلے گا؟ سڑک سے شروع کریں گے. میں سڑک پر چلنے والا آدمی ہوں, اسٹریٹ مین ہوں. میں نے اسٹریٹ پر لڑا ہے, سڑکوں پر لڑا ہے, ہر جگہ لڑا ہے. جموں کی سڑکوں پر, یہاں کی سڑکوں پر, یہاں کی گلی کوچوں پر ڈنڈے کھائے ہیں, واٹر کیننگ کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی شدت اور جدت کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم کو شروع کروں. چلیے لاسٹ میں جاننا چاہوں گا میں آپ سے, آپ 11 مہینے کا آپ کا سوشل جو پولیٹیکل کیریئر ہے, جس طرح ابھی اب ماحول بن رہا ہے اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دینے کے حوالے سے, پھر الیکشن کرنے کے حوالے سے مختلف لیڈران کی مختلف رائے ہے, تو عبدالقیوم وانی اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں جو 5 اگست کا فیصلہ تھا, 5 اگست کا دن ہمارے لیے منحوس ترین دن ہے. اس میں اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہی نہیں ہے, صرف 35A کا معاملہ ہے, آرٹیکل 370 کا معاملہ ہے. اس میں ڈاؤن گریڈ اسٹیٹ انٹو یونین ٹیریٹری, یہ ہمارا سب سے بڑا معاملہ ہے. جھنڈے کا معاملہ ہے, فلیگ کا معاملہ ہے, کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں واپس نہ آ گئے, کشمیری لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. آج لوگ خاموش ہیں, خاموشی بھی ایک احتجاج ہے. جس طریقے سے لوگ خاموش ہیں, ناراض ہیں, مرکز کو یہ دیکھنا چاہیے خاموشی ایک احتجاج ہے, یہ ناراضگی ایک احتجاج ہے, یہ کیلکولیٹڈ ناراضگی ہے.
اور اگر اب کوئی کہے گا کہ مجھے وہ چیز دے دو میں وہ کروں گا، یہ وہی چیز ہو گیا کہ 47 سے کنسیشن لیتے گئے، ایک ایک چیز کبھی ٹوپی بھیجی، کبھی دستار بھیجا، کبھی کوٹ بھیجا، کبھی قمیض بھیجی. اب تو وہی چیز ہے. میں دیکھ رہا ہوں اب ہمارے پاس جو کچھ بچا کھچا رہ گیا، اگر اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی، میرے خیال میں تواریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. چلیے میرے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، عبدالقیوم وانی بات کر رہے تھے. سیاست کے اگر حوالے سے بات کریں تو 11 مہینے کا پولیٹیکل کیریئر، اس میں 6 مہینے یہ جیل رہے. ان کا کہنا ہے کہ سیاست چھوڑنے کا صرف ایک سی مقصد ہے کہ ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی کہ یہ سیاست میں آگے جائے، کیونکہ فیصلہ جو انہوں نے لیا تھا نوکری چھوڑ کے، ملازمت چھوڑ کے سیاست میں آنے کا، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط ہوا اور غلط فیصلے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب دیکھا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن عابد قادر، میرے آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا مارکیٹنگ ہر ایک سیکٹر پر ہماری نظر ہے. کمیونٹی اسپرٹ کی بات کریں، کیا یہ آیا ہے یا ابھی نہیں آیا؟ Either you have imported cases or you have community transfer.